जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूले और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे महाभारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार हमारे तात्या फिर कफल्लक बन गए। न फौज थी, न हथियार था, न तोहफे थी, न पैसा था। चंबल पार करके तात्या पहुंचे सीधे झालारपट्टम में। अब वहां का शासक था, अब वो भी नाबर्द का बच्चा तो नहीं था। उसने भी पूरी तैयारी के साथ तात्या से भिड़ने का निश्चय किया। फिर एक बार चमत्कार हुआ। वैसे ये चमत्कार चौथी पांचवी बार हुआ है कि यूं हुआ कि झालारपट्टम की सेना ने जब सामने तात्या को देखा तो उनका अचानक प्रेम छलका। आंखों से उनके आंसू आ गए और सभी सैनिकों ने अपने हथियार डाल के तात्या के पांव छूने की उनमें होड़ लग गई। अब ये जाहिर है, राजा को पता चला तो उसके पास तात्या के सम्मान करने और उन्हें प्रवेश देने के अलावा कोई चारा ही बचा नहीं था। झालारपट्टम के राजा ने उनका स्वागत किया। बाद में वो राजा ने तात्या को 32 तोपे, 10-12 बैलगाड़ी भर के अनाज, कुछ घोड़े और कुछ नगद भी भेंट किए। अब फिर से हमारे कफल्लक के पास 32 तोपे, घोड़े और नगद आ गई। तात्या झालारपट्टम में 5 दिन रुके। वहां पे लिखा गया है कि तीसरे दिन पेशवा राव साहब ने झालारपट्टनम के राजा को फरमान सुनाया कि वो प्रति वर्ष 15 लाख रुपए दे दे। राजा ने वो मान भी लिया। फिर राव साहब ने उसके पास से पैसे लिए और तुरंत भुगतान किया। किसको? अपने हर एक फौजी को। घुड़सवार को 30 रुपए दे दिए और पैदल को 12 रुपए मासिक वेतन पूरा का पूरा बांट लिया। आखिर दिन तात्या, राव साहब और बांदा का नवाब, ये तीनों एकांतवास में ये तीनों बैठे थे। शायद आगे की कोई रणनीति पे विचार करते होंगे, पता नहीं। यहाँ अंग्रेजों को पता चला कि अब एक बार तात्या दक्षिण में अगर नागपुर पार कर लिया तात्या ने तो उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि तात्या का पश्चिम और दक्षिण महाराष्ट्र में विशेष प्रभाव था। यहाँ हर एक बच्चा हिंदवी स्वराज्य से मन से जुड़ा था। यहाँ झालारपट्टम से तात्या ने इंदौर को झटका देने का निर्णय किया। इंदौर में थे श्रीमंत होलकर। अब इन्होंने इस पूरे युद्ध में क्या क्या किया है, उनका रवैया क्या था, ये हम जानते हैं। आज का विषय नहीं है, बताऊंगा। दूसरे दिन तात्या ने फिर घोड़ चालू की और दौड़ते दौड़ते, देखते देखते माड़वा पार करके तात्या राजगढ़ तक पहुंच गए। अब उनके पास उनकी ये 32 नए तोपें भी थी। उनके पीछे लगी कमांडर की लिस्ट जरा आप देख लो। रॉबर्ट था, होम्स था, पार्क, मिचेल, होप, लॉक और हार्ट। इन सभी
अफसरों की पलटनें थी जो अलग अलग होके मध्य भारत का चप्पा चप्पा खंगालती घूम रही थी। जैसे खबर मिली कि तात्या इंदौर गए हैं, फिर इनमें से कोई राजगढ़, कोई तलखेड़ा, कोई महू, अपनी अपनी जगह पे ये राह देखने लगे। कामयाबी मिली मेजर जनरल मिचेल को। मिचेल अपनी फौज लेके एक ऊंचे पहाड़ी पे था। पहाड़ी से उसने नीचे दिखा तो दंग रह गया। नीचे तात्या की पूरी फौज खड़ी थी अपने 32 तोपों के साथ। अब बड़ी मुश्किल से मिचेल वहां ऊपर पर्वत तक पहुंचा था। बारिश का भी मौसम था, नीचे उतरना भी कठिन था, और वो भी रात को तो और ज्यादा कठिन था। और हुआ भी वैसे। मात्र कुछ सामने किलोमीटर का फासला उनको तय करना था, तो उतरते उतरते मिचेल ने अपने 12 घोड़े वहां गंवाए। आप आप सोच सकते हो कि रास्ता कितना कठिन होगा। अब प्रचंड थका देने वाले इस रास्ते पे फिर अंग्रेजी सेना रुक गई, तो सुबह तड़के तात्या वहां से निकल गए। अब तात्या जानते थे कि 4 से 8 घंटे से ज्यादा एक जगह पे रुकना यानी मौत को दावत देना था। सुबह पता चला कि मिचेल उनके पीछे तब भी पड़ा हुआ है। अब मित्रों, यहाँ पे ये इनकी हमारी तात्या की क्या रणनीति थी, या फिर झालारपट्टनम में इन लोगों ने कुछ निर्णय लिया था, मेरी बुद्धि से बाहर है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स सुनोगे तो आप भी हैरान होगे। तात्या के पास अच्छी खासी 4-5 हजार की फौज थी, 32 तोपें भी साथ थी। मिचेल के पास लगभग 1000-1200 की सेना बची थी। अब पता नहीं क्यों ये जब आमने सामने आ गए तो हमारे सैनिक 30 तोपें छोड़ के राजगढ़ के मैदानों से होकर वेखा नदी के पार जंगल में भाग गए। अब जहां जंगल से बाहर आ गए वो सिरोज में घुसे। सिरोज में तात्या को और 4 तोपें मिली। अब यहाँ अंग्रेज भी बारिश से परेशान थे और तात्या भी बारिश से परेशान थे। तात्या ने 4 दिन का विश्राम अपनी सेना के लिए वहां जाहिर किया। सुबह तात्या फिर 4 दिन के बाद ईसागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर के शिंदे को वहां ईसागढ़ से भगा के उससे भी 8 तोपें हस्तगत की। अब इस भागदौड़ में एक बड़ी बात हो गई। तात्या तो दक्षिण जाने वाले थे, तो उनके लिए नर्मदा पान करना अनिवार्य था। लेकिन यहाँ तो नर्मदा उनसे और दूर होते जा रही थी। तो तात्या ने क्या किया, तात्या ने अपने सेना का डिवीजन कर लिया। एक उन्होंने अपने पास रखी और दूसरी राव साहब के नेतृत्व में भेज दी। दोनों सेनाएं अलग अलग निकल पड़ी। फिर आगे मंगरौली, छिंदवाड़ा, यहाँ पे छुटपुट लड़ाई इन्होंने की। जाहिर है निर्णायक जीत तो कहीं नहीं मिली। फिर आगे कुछ दिनों में ललितपुर के पास ये दोनों फिर एकजुट हो गए। यहाँ दिन ब दिन अंग्रेज अपनी कक्षा और सेना बढ़ा रहे थे। लगता था कि अब ब्रिटिश साम्राज्य का मात्र 1 पॉइंट एजेंडा है, तात्या की मौत या तात्या की गिरफ्तारी। लिस्ट मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। मिचेल, कर्नल लिडेल, मीड, कर्नल पार्क, रॉबर्ट्स, सभी दिशाओं से अंग्रेजी फौज उनका गला दबाने तैयार थी। नर्मदा अभी भी काफी दूर थी। राव साहब और तात्या एक साथ खजूरी पहुंचे। पहुंचते ही इनको पता चला कि पीछे अंग्रेज है, तो जंगल में घुस गए। जंगल में छिपते छिपते तात्या उत्तर की और तालबेहत तक पहुंच गए। अब वहां से अंग्रेजी सेना का एक केंद्र था, बेटवा, बड़ा फेमस केंद्र था। वो बेटवा के सीधे अंदर घुस गया। अचानक तात्या को देख के अंग्रेज हड़बड़ा गए। वहां तात्या ने लड़ाई करके कुछ गोरों को मौत के घाट उतारा और राजगढ़ भागे। उनके पीछे पीछे बलाढ्य अंग्रेजी फौज को भी वो घसीट घसीट के ले रहे थे। अंततः उन्होंने दक्षिण का रास्ता पकड़ा और यहाँ से मिचेल उनके पीछे पड़ा। भाई मिचेल को भी मानना पड़ेगा, कंटिन्यूअस 3 महीना मिचेल उनके पीछे पड़ा था। उन्होंने मिचेल और रॉबर्ट्स ये दोनों को मानना पड़ेगा। बीच रास्ते उन्होंने छोड़ नहीं दिया अभियान।
तो मीचेल उनके पीछे था, दूसरी तरफ से पार्क था, रॉबर्ट्स था और बेकर था। अब ये सभी दौड़ लगाते हुए तात्या के पीछे पड़ गए थे। अब उन सबको चारों को चकमा देके आखिरकार तात्या ने नर्मदा पार कर ही ली, क्योंकि उसमें तात्या को मदद करने वाले थे हमारे महान गोंड नायक भीमा नाइक और उनके साथीदार। मैं बताऊंगा उनके बारे में। सावरकर जी ने अपने ग्रंथ में 450 नंबर के पेज पे मैलिसन को कोट किया है। मैलिसन करता है, इट इज इम्पॉसिबल टू विथहोल्ड एडमायरेशन फ्रॉम द pertinacity with which तात्या कैरिड आउट दिस स्कीम। 17 जनवरी को टाइम्स ने भी लिखा, आवर वेरी रिमार्केबल फ्रेंड तात्या टोपे इज टू ट्रबलसम अ क्लेवर एनिमी टू बी एडमायर। बाद में आगे लिखते हैं कि he goes backward, forward, sideways, zigzag ways, now falling upon a postcard and carrying off the Bombay mail, now looting villages। होशिंगाबाद से तात्या नागपुर में दाखिल हो गए। वो भी अपनी सेना के साथ दाखिले। पूरे विश्व में 1859 की ये सबसे बड़ी घटना थी। तात्या नागपुर देखते ही देखते तात्या हैदराबाद निजाम, मद्रास का गवर्नर लॉर्ड हैरिस, बम्बई का एल्फिंस्टन, कलकत्ता का कनिंग सभी चौंक गए कि तात्या नागपुर आए कैसे। किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबको डर यही था कि अब हमारे क्षेत्र में आके तात्या उत्पात मचाएंगे। लेकिन सभी इतिहासकार में इतिहासकार भी है, सावरकर जी को भी ये लगता है कि तात्या की ये जो टाइमिंग थी ना, ये गलत थी दक्षिण में घुसने की। उन्होंने ये 1 साल पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि दक्षिण में वो स्वातंत्र की ललक, वो जोश अब ठंडा पड़ गया था। मध्य और उत्तर में तात्या को सामान्य हर प्रकार से मदद पहुंचा रहे थे, लेकिन वो लड़ने का जो एक सनक होती है ना, वो अब बिल्कुल बची नहीं थी। अगर तात्या 1958 में नर्मदा पार करते शुरुआती दिनों में, तो कुछ अलग चित्र हमें देखने को मिलता है। एनीवे, नागपुर में तो हालात ये हो गए थे कि प्यार करने के बजाय हमारे ये नालायक लालची जो मराठा थे वो उनसे डरने लगे थे, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। तात्या ने थोड़ा सा ठहरने का वहाँ पे निर्णय लिया, लेकिन अब आगे क्या ये बड़ा प्रश्न था। यहाँ तो समाज में उनके पक्ष में माहौल दिख ही नहीं रहा था। वहाँ दक्षिण के पूना, खानदेश, गुजरात, मेलघाट, वहाँ से अंग्रेज़ों ने नागपुर की तरफ कुछ ऑलरेडी कर लिया था। तो तात्या के सामने तो ये गहन प्रश्न था कि अब आगे क्या। अंग्रेजी फौज अब जो चाहे उसे दक्कन की पठारों तक पहुंचने नहीं देने वाली थी। जो भी हो, एल्फिंस्टन ने भी अपनी फौज यहाँ से भेजी थी, बम्बई से। अब जो चाहे हो जाए, तात्या पश्चिम महाराष्ट्र नहीं पहुंचने चाहिए। ये एकमात्र लक्ष्य था सभी अंग्रेजी फौजों का। दूसरी भाषा में कहूँ तो छत्रपति के जन्मभूमि और कर्मभूमि के दर्शन तात्या को वर्जित करने की योजना इन लोगों ने बनाई थी। तात्या के दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा था। तात्या नागपुर से निकले और तुरंत दूसरी जगह घुस गए। अंग्रेजों के सबसे चहीता राज्य में तात्या घुस गए। कौन सा था चहीता राज्य? गायकवाड़ों का वडोदरा। तात्या वडोदरा घुस गए। वहाँ से फिर आगरा रोड, जो दक्षिण और उत्तर को जोड़ने वाला मेन रोड था, वहाँ रोड पे अंग्रेज़ों के वाहन
अंग्रेज़ों के डाक भेजने के वाहन जिसमें खजाना जाता था, हाँ, तो वो सभी वाहन ये हमारे लोग लूटने लगे। ओमकारेश्वर यानी नर्मदा जी का जो मुख है, वहाँ तात्या पहाड़ों में पहुंचे। चढ़ाई करने पर पहाड़ पर तात्या जंगल में थे, तो उसके पीछे के जंगल में एक बार तात्या ने नर्मदा पार की थी, तो उन्होंने वहीं एक बार फिर नर्मदा पार की और तात्या करगुन पहुंचे। ये दूसरी बार थी कि तात्या ने नर्मदा फिर एक बार पार की थी। बाकी सारे प्रमुख नर्मदा तट के शहरों पे अंग्रेजों ने पूरा ब्लॉकआउट कर दिया था। वहाँ पे पूरी सेना रखे थे। तात्या फिर यहाँ से करगुना पहुंचे। वहाँ भी मेजर संदरलैंड उनके सामने खड़ा था। वहाँ बड़ा संघर्ष वहाँ पे उन्होंने किया। गोलीबारी जम के चल रही थी। अचानक तात्या ने हुक्म दिया कि गोलीबारी बंद करो और फिर से नर्मदा में कूद जाओ। बाप रे! अब नर्मदा में बताइए, बीच युद्ध में बिना पराभव के, बिना जीत के युद्ध चल रहा है, लेकिन बिना कुछ ज्यादा किए पूरे के पूरे युद्ध से सेना ही ओझल हो गई। ये युद्ध शास्त्र में आज भी एक अचंबा है। तात्या के फौज का वहां से गायब होना ये एक अजब घटना सिद्ध हुई। वंदे मातरम।